हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी बिहार में भूमि का सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे में क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा, आप किस तरह से सर्वे अपना जमीन को करा सकते हैं। यहाँ पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, हम इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। क्या सर, बिहार में जमीन का सर्वे किया जा रहा, लोग काफी घर बनाए हुए हैं, डर बसा हुआ कि मेरा जमीन छीन लेगा सरकार। तो इस पर थोड़ा जानकारी आप दीजिए सर लोगों को। जी, सही कहा आपने। देखिए 20 अगस्त से यानी कि 3-4 दिन पहले से बिहार में भूमि सर्वेक्षण, विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए भूमि सर्वेक्षण हमेशा से होता रहा है। आप इतिहास में पढ़िएगा तो बादशाह अकबर के ज़माने में भी टोडरमल था, उसका नवरत्न में से था, उसने ज़मीन की नापी की थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी भूमि सर्वेक्षण हुआ, आज़ादी के बाद भी हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, सरकार बीच-बीच में भूमि सर्वेक्षण करती है और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं इसमें क्या हो रहा है। अभी जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है इसमें लगभग 10,000 विशेष अमीनों की बहाली हुई है। एग्जैक्ट नंबर है 9,888। ये विशेष अमीन बहाल हुए हैं। अमीन आप जानते हैं जो जमीन की मापी करते हैं उनको कहते हैं। और ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग करवा रहा है बिहार सरकार का। और इसकी मंशा है, सरकार का उद्देश्य ये है कि जुलाई 2025 तक यानी कि अगले 11 महीने तक जितने भी मतलब ये हैं भूखंड हैं, जितने भी प्लॉट हैं उस सब का डिजिटल मैपिंग हो जाना चाहिए, यानी कि इनको कंप्यूटराइज्ड कर देना चाहिए, है ना, जिससे कि भूमि विवाद घटेंगे। आप जानते हैं भूमि विवाद की वजह से बहुत सारे बहुत आज जो दीवानी मामला है फिर फौजदारी हो जाता है, हत्या हो जाती है, मारपीट हो जाती है, 144 लगाना पड़ता है, क्या क्या होता है। तो यही मामला है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आसान शब्दों में ये है कैसे सर्वेक्षण होगा। इसमें देखिए 2 फॉर्म आपको मुख्य रूप से भरने हैं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। ये दोनों फॉर्म ऑफलाइन भी भराएंगे और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब है कि आपका जो अंचल कार्यालय है स्थानीय, वहां से जाकर आप ये प्रपत्र ले सकते हैं। ये निःशुल्क मिलेगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 ले लेना है। और जो लोग को कंप्यूटर का आइडिया है या जिनके आसपास साइबर कैफे है वो वहां से जाके ऑनलाइन इसको डाउनलोड करा सकते हैं। मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं, इसको नोट कर सकते हैं वो लोग। DLRS.BIHAR.gov.in, है ना। ये बिहार सरकार के राजस्व विभाग का वेबसाइट है। इस पर आप यदि क्लिक कीजिएगा तो वहां ये दोनों प्रपत्र मिलेंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर के आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत लोग को ये टेंशन है, जैसे बिहार से बहुत पलायन होता है, कोई दिल्ली जाता है मजदूरी करने, कोई पंजाब जाता है रोटी कमाने। उन लोग को टेंशन है कि अरे हम नहीं आएंगे बिहार में तो हमारी जमीन चली जाएगी। ऐसा टेंशन नहीं है। जब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन करने का छूट मिला है, तो आप दिल्ली में बैठ के अपलोड कर दीजिए, आप पंजाब में बैठ के अपलोड कर दीजिए। इसलिए वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी जमीन पर नहीं है तो मेरी जमीन चली जाएगी। ये बात हुई। अब मैं आपको बताता हूं प्रपत्र 2 क्या है। प्रपत्र 2 है स्व घोषणा पत्र, है ना, जिसमें जो रैयत है यानी जिसकी जमीन है वो रैयत सरकार को बताएगा, अपनी जमीन की विवरणी बताएगा, है ना। और ये जो प्रपत्र 2 है इसमें 11 कॉलम होंगे। कॉलम मतलब जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, खाने होंगे। और 11 स्तंभ को भरना पड़ेगा। तो पहला स्तंभ जैसे रहेगा रैयत का नाम। मान लीजिए 4 भाई हैं और बंटवारा अभी नहीं हुआ है तो चारों भाइयों का नाम देना पड़ेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आ जाएंगे। उसके बाद रैयत का पता, जो भी उसका राजस्व ग्राम है, जो भी उसका है मौजा, ये सब है अंचल ये। उसके बाद जमीन की विवरणी शुरू होगी। जैसे खाता नंबर रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा। खेसरा मतलब होता है प्लॉट, है ना। जो भी आपका भूखंड है उसका एक खेसरा नंबर होता है। जो आपका खतियान होगा जिसमें आपकी जमीन का विवरण होगा उसमें खेसरा नंबर आता है। यदि आपके घर खतियान नहीं है, भुला गया है या चूहा काट लिया है, तो जाके अंचल कार्यालय से आप पता कर सकते हैं आपका खेसरा नंबर क्या है ना। खेसरा नंबर भरिएगा। उसके बाद आप अपना जो आपका ये है रकबा है, रकबा का मतलब हुआ क्षेत्रफल, एरिया, रकबा भरना पड़ेगा। अच्छा, रकबा में ध्यान रखना है कि बिहार में बहुत लोगों से पूछेगा कितना है, जब कितनी जमीन है, कहेगा 10 धूर है, 2 कट्ठा है, 1 बीघा है। तो ये इकाई उसमें नहीं चलेगी, उसमें आपको एकड़ और डिसमल में जमीन का रकबा भरना है ना। इसलिए यदि आप गांव में कोई जानकार आदमी हो तो आप उससे पूछ लीजिए कि भाई इतना कट्ठा है मेरा, ये कितना एकड़ और कितना डिसमल में होगा। या जो राजस्व कर्मचारी आपके घर आएगा, जो अमीन आएगा, कानूनगो आएगा, उससे कहिए कि भैया इतना धुर जमीन है मेरी, इसको तुम एकड़ और डिसमिल में बदल दो।
क्योंकि वही इकाई मान्य है सरकार में। सरकार में धूर बीघा कट्ठा नहीं चलता है। एक बात। उसके बाद अगला जो ये है, रकबा के बाद आप आ जाएगा चौहद्दी। चौहद्दी में है कि आपका जो भी भूखंड है उसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्या क्या है वो आपको चौहद्दी भरनी है। जिसका मेरा खेत के चारों पट्टी किसका किसका खेत है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगला जो होगा वो है कि आप लगान देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे कुछ तरह की जमीनें होती हैं जैसे लगान उसमें दी जाती है, कुछ में जमीन में लगान नहीं दी जाती है। फिर एक कॉलम रहेगा, वो रहेगा कि जमीन का प्रकार क्या है। देखिए जमीन भी कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ जमीन होती है उसको भीट कहते हैं, कुछ जमीन को धनहर कहते हैं, कुछ जमीन को जैसे चौर कहते हैं, कुछ जमीन यदि सरकार ने आपको रहने के लिए दी है या आप उसमें रह रहे हैं तो उसको बासगीत कहते हैं। तो ये जमीन के कई किस्में हैं। यदि आप रसीद कटवाते होंगे अंचल कार्यालय से तो उसमें भी एक कॉलम रहता है जमीन की किस्म। तो उस कॉलम को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन क्या है, भीट है कि धनहर है कि बासगीत है, चौर है, क्या है। तो जमीन की किस्म भी भरनी है। उसके बाद अगला कॉलम रहेगा जमाबंदी का नंबर। जो आप रसीद कटाएंगे उसमें आपकी जमाबंदी का नंबर रहेगा, है ना, वो भर देना। अच्छा, इसको लेके मैं एक कंफ्यूजन है वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि अरे हमने तो 4 महीने से नहीं रसीद कटाया, हमने 2 साल से नहीं कटाया, 4 साल से नहीं कटाया। परदादा से नहीं कटवाया सर, उसको हजारों लोग। तो जमीन आपकी कहीं नहीं जा रही, उसके लिए नहीं टेंशन करना है। ऐसे रसीद कटवाना अच्छी बात है, लेकिन रसीद नहीं कटवाने से किसी की जमीन नहीं जाने वाली है। वो किसी भी समय आप थोड़ा उसमें आपको हर्जाना देना पड़ता है, थोड़ा फाइन देके आप कभी भी कटवा सकते हैं, लेट भी कटवा सकते हैं। उसके लिए कोशिश कीजिए कि वो आप इसके पहले कि आपके घर पहुंचे सर्वेक्षण वाले, कोशिश कीजिए कि उसके पहले आप अद्यतन रसीद कटवा लीजिए। आपकी के हित में रहेगा, उससे आपका जो ये है स्वामित्व है और पुख्ता हो जाता है। लेकिन यदि नहीं भी कटा है किसी वजह से तो उसको टेंशन नहीं लेना है। और आखिर में जो एक कॉलम रहेगा वो, हाँ, एक और कॉलम रहेगा, वो रहेगा स्वामित्व का आधार। मतलब मान लीजिए इस जमीन को मैं जोत आबाद कर रहा हूँ, लेकिन उसका आधार क्या है, किस आधार पर ये जमीन मेरी है। तो उसमें मैं कहता हूँ मान लीजिए कोई जमीन है वो आपके पहले बाबा की जमीन थी, फिर बाबूजी को मिली, फिर आपको मिली। तो उसमें आप भरिएगा उत्तराधिकार, क्योंकि वो आपको उत्तराधिकार में वो जमीन मिली है। हो सकता है आपके दादाजी का खतियान हो, 1905 का खतियान हो आपके पास, तो वो खतियान को आप अनुलग्नक में लगा दीजिएगा कि देखिए दादाजी के जमाने का खतियान है। या मान लीजिए दादाजी ने या बाबूजी ने कोई वसीयत की हो, वसीयत से भी उत्तराधिकार मिलता है। सभी लोग वसीयत नहीं करते हैं, कुछ लोग वसीयत करके जाते हैं मरने के पहले, तो वसीयत आप दे सकते हैं। फिर आप स्वामित्व का आधार दान पत्र हो सकता है। मान लीजिए आपके नाना जी ने आपको जमीन दान दे दी कहीं 2 बीघा, तो दान पत्र होगा आपके पास। कई बार सरकार भूमिहीन लोगों को बसने के लिए बासगीत का पर्चा देती है ना। ऐसा गरीब लोगों के लिए सरकार कल्याणकारी काम करती है। तो हो सकता है वो आपके पास बासगीत का पर्चा हो जहां आपने अपना बनाया हुआ हो मकान, तो वो आप दे सकते हैं कि बासगीत का पर्चा है स्वामित्व का आधार। एक उसमें हो सकता है आपने, हो सकता है वो जमीन खरीदी हो, क्रय किया हो। तो जब क्रय किया हो तो आपके पास केवाला होगा, सेल डीड होगा, केवाला होगा ना, आपके नाम पर जमीन को रजिस्ट्री किया गया होगा, केवाला होगा, सेल डीड जिसको कहते हैं। तो स्वामित्व का आधार का एक कॉलम हो गया। आखिरी कॉलम जो है वो है अभिव्यक्ति यानी रिमार्क्स। मतलब इतना सारा भरने के बाद भी आपको कुछ लगे कि ये बात भी सरकार को मालूम होना चाहिए। मान लीजिए किसी कोई तरह का वाद चल रहा हो उस जमीन को लेके, कोर्ट में मामला चला हो, बहुत सारे जमीन विवादित होते हैं, भाई भाई में मुकदमेबाजी रहती है। तो अभिव्यक्ति वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं। यदि केस नंबर भी आपको पता ही होगा, मुकदमा लड़ रहे हो तो केस नंबर भर सकते हैं कि ये वाद लंबित है कोर्ट में, किस कोर्ट में लंबित है, उस कोर्ट का नाम और इस नंबर का वार्ड लंबित है। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर माना जाएगा, क्योंकि आपको बताना, मान लीजिए आपने रैयत में नाम लिखा कि राम बाबू, तो आपसे सरकार जानना चाहेगी कि आप ही राम बाबू हैं, दूसरे का नाम आप नहीं दे रहे हैं, तो आपको आधार नंबर माना जाएगा। उसके बाद आपको आजकल बहुत लोग के, ज्यादातर लोग के पास मोबाइल रहता ही है, मोबाइल नंबर। यदि आपका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल वाला पता देना पड़ेगा। तो ये कहानी है प्रपत्र 2 की। और इसमें मैं याद दिला दूं कि इसमें आप पावती ले लेंगे। पावती का मतलब है कि 2 कॉपी में, मान लीजिए एक कॉपी आपने दिया कर्मचारी को, तो एक कॉपी पर उसका दस्तखत ले लीजिएगा कि मैंने पाया, एक प्रति पाया, ये लिखकर वो दस्तखत कर देगा। जो भी आए, राजस्व कर्मचारी आए, अमीन आए, कानूनगो आए, जो भी आए, उससे आप एक प्रति पाया डेट के साथ ले लीजिएगा, वो आपकी पावती हो जाएगी।
कि हाँ हमने ये दिया था, इससे बाद में वो गड़बड़ नहीं कर सकते। जिस अमीन से वो काम कराएंगे उसका एक पर्ची लेना है जी कि हम जी इस अमीन से काम कराए जी जी, ताकि बाद में कुछ गलत हो तो हम उसी के पास जाते हैं उसके पास जाएं और हम दिखाएं कि हमने ये भरा था तो फिर कंप्यूटर में ये कैसे चढ़ गया। जी ये बात हुई। उसके बाद प्रपत्र 3 पर आते हैं। प्रपत्र 3 जो है वो मुख्यतः वंशावली से संबंधित है। वंशावली जिसको इंग्लिश में फैमिली ट्री कहते हैं, कि मेरे दादाजी कौन थे, बाबूजी कौन थे, मेरा नाम, मेरे बच्चों का नाम, ये सब वंशावली होगी। अब देखिए वंशावली कैसे बनेगा। तो उसमें क्या है कि सरकार ने सभी सरपंचों को अधिकृत कर दिया है वंशावली के लिए। तो आप वंशावली अपना बनाए, दादाजी का नाम, बाबूजी का नाम, अपना नाम, बच्चों का नाम, और उसको ले जाके आप सरपंच से अभिप्रमाणित करवा ले, अटेस्ट करवा ले। उस पर अटेस्ट ये करके अभिप्रमाणित लिख के सरपंच अपना दस्तखत कर देगा, मुहर मार देगा, तो वो आपकी वंशावली बन जाएगी। मान लीजिए गांव के पॉलिटिक्स में आपको सरपंच से झगड़े हैं, आपका बोलचाल नहीं होता है, तब भी नहीं घबराना है। आप कचहरी में जाइए, किसी नोटरी को, किसी वकील को पकड़िए, वो आपको स्टैंप पेपर पर, है ना, स्टैंप पेपर पर वो आपकी वंशावली बना देगा, उसको नोटराइज्ड कर देगा, आपका दस्तखत रहेगा, नोटरी का दस्तखत रहेगा, तो वो भी कानूनी रूप से मान्य होगा। कचहरी में नोटराइज्ड वंशावली भी। वंशावली के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। बिहार में क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में पुरानी बात बैठी हुई, उनको लगता है वंश मतलब बेटा, बेटी को नहीं समझते हैं वंश का हिस्सा, है ना। ऐसा भी हुआ है, बहुत लोग को देखिएगा कि अरे वंश तो बेटे से चलता है, अरे तो बेटी का कहाँ गई। तो वंशावली में आपको बेटी का नाम भी देना है। मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटा है, तो चारों का नाम देना है। ये नहीं कहना है कि बेटी तो शादी करके ससुराल चली गई, ससुराल जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शादीशुदा बेटी का भी जमीन पर उतना ही हक है जितना अपने आपके बेटे का हक है। भारत का कानून वो देता है, भले आप उसको नहीं दे, वो आपका मतलब आपकी बेईमानी है, लेकिन भारत का कानून शादीशुदा बेटी को भी उतना ही हक जमीन पर देता है जितना आपके बेटे को। इसलिए वंशावली में कभी छोड़ना नहीं है बेटियों का नाम, ये इंपॉर्टेंट बात है जी। सर बहुत सारे अभी सर्वे हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो आते हैं अमीर लोग वो कुछ घूस वगैरह भी लेने का प्रयास करते हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं पब्लिक को? देखिए प्रयास तो मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार, इसको बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट विभाग माना जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग, अब मैंने कर्मचारियों को माला माल होते देखा है, जो छोटे मोटे राजस्व कर्मचारी होते हैं। तो वो तो इन लोग का तरीका होता है, वो मान लीजिए आपका नाम है सुनील कुमार, तो भर देंगे सुशील कुमार, उसका बोलेंगे आप तो परिमार्जन करना होगा, परिमार्जन के लिए अंचल कार्यालय दौड़िए, घूस लीजिए सब। तो वो भी होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि जो 9,888 जो विशेष अमीन बहाल हुए हैं वो सब सत्य हरिश्चंद्र के अवतार ही आएंगे, ऐसा नहीं है। तो उस पर सजग रहना है। पहली बात, उसमें कोई ये नहीं करना है, लपड़ थप्पड़ गाली गलौज नहीं करना है। मान लीजिए कोई चाय पानी का खर्च मांगे घूस के नाम पर, तो वो सब नहीं देना है। ये जो भी सर्वेक्षण हो रहा है ये निःशुल्क हो रहा है। आप यदि कोई ऐसा ही बदमाश आदमी, टेढ़िया आदमी आ गया, तो आप उसका छिप के वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, वो दंडित हो जाएगा। सबके ऊपर वाले भी अधिकारी रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। और भावती वाली बात तो ये है। और एक दो चीज को याद रखिए कि मान लीजिए आपने देखा कि किसी दबंग से मिलकर वो आपकी जमीन को उसके नाम पर कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो याद रखिए कि इस सर्वेक्षण के बाद आपको आपत्ति दर्ज करने का भी सरकार मौका देगी, है ना। ये नहीं कि ये जो सर्वेक्षण हुआ एकदम ब्रह्मा जी का काम हो गया, अब अंतिम काम, अब कुछ नहीं होगा। आपको आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा। और मान लीजिए उस मौके में भी आप नहीं करा सके, तो देखिए न्यायपालिका है वो सर्वोपरि है, न्यायालय का दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है। तो इसलिए इसमें सर्वेक्षण में मैं यही कहूंगा कि भाई सरकारी पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि यदि सर्वेक्षण हो जाता है, ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि 45,000 गांव है बिहार में, और कहा गया है कि 11 महीने का ही समय है। तो 11 महीना में 45, अभी तो देखिए भादो चल रहा है, अभी तो बिहार में सैकड़ों गांव जलमग्न होंगे, वहां तो अमीन जाएंगे तो अमीने दह जाएंगे, कर्मचारी ही दह जाएंगे। तो वो सब बहुत सारी, बीच में फिर त्योहार का मौसम आएगा, बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो 45,000 गांवों का सर्वेक्षण 11 महीने में कर लेना कोई खेल नहीं है। पूरी संभावना है कि सरकार को इसका फिर बढ़ाना पड़ेगा डेट, मतलब जुलाई से अगस्त सितंबर बढ़ेगा। लेकिन इसमें आप लोग सहयोग कीजिए जी। सर बहुत सारे गांव में घर में जरूरत जमीन पर लोग घर बसाए हुए हैं, कुछ अपने और मतलब उसको अपना बना लिए हैं, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? उसको सरकार ले लेगी या उसी के पास रहेगा? नहीं देखिए, दो तरह की जमीन होती है, गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास। जी तो गैर मजरूआ आम जमीन जो होती है वो सार्वजनिक जमीन होती है। मान लीजिए किसी गांव में शमशान है, तो शमशान तो किसी आदमी की निजी जमीन नहीं है। नहीं, या मान लीजिए कोई ये है कब्रिस्तान है, जी, या कोई मान लीजिए चरागाह है, जी, तो गैर मजरूआ आम उसको कहते हैं। उसमें आप, लेकिन इस देश में एक तो गरीबी बहुत है, दूसरी आबादी बहुत है,
तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो आप किसी गैर मजरूआ आम जमीन पर झोपड़ी बना के रहने लगेंगे, होंगे ऐसे लाखों लोग होंगे, एक दो जी नहीं होंगे, और आज से नहीं 50 साल से होंगे। तो देखिए इतना आसान नहीं है किसी को विस्थापित करना, है ना। इसमें न्यायालय के भी बहुत सारे फैसले हैं। यदि आप बहुत साल से रह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि आपको सरकार विस्थापित कर देगी बिना आपका पुनर्वास किए हुए। इसलिए उसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें हिंसा से दूर रह के शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग देना है। चलिए दोस्तों, बिहार में सर्वे जमीन को किया जा रहा है, उसी पर आज हम पूर्व आईपीएस अमिताभ जी दास जी से बात की है। बाकी आप लोग लगातार बने रहें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।